क्या आप भी स्कूल टीचर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? क्या आप भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बीए करने के बाद आप एकेडमिक्स के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। बेसिकली कैसे आप स्कूल टीचर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अगर आपने सिंपली बीए की है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आपने बीएससी की है, या फिर आपने सिंपली बीए की है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, उसके बाद कैसे आप एकेडमिक्स में अपना करियर बना सकते हैं, कैसे आप स्कूल टीचर बन सकते हैं, कैसे आप लेक्चरर बन सकते हैं, और कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर कैसे आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक रिसर्चर बन सकते हैं। और आपको पता ही है कि जो हमारा एकेडमिक्स का ये जो करियर है, ये जो पढ़ाने का क्रम है, इसमें एक तो आपकी डिग्निफाइड लाइफ है, आपको इज्जत मिलती है, दूसरा सैलरीज भी आपको अच्छी मिलती है। तो उसी के साथ साथ हमारे देश में टीचर्स की काफ़ी कमी भी है, तो इसलिए आपका जो एकेडमिक्स वाला करियर है इसके अंदर काफ़ी स्कोप है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने सिंपली बीए की है अभी, सबसे पहले ये ऑप्शन ज़रूरी क्यों है, इस ऑप्शन को हम क्यों चुने। तो सबसे पहले हाई डिमांड ऑफ एजुकेटर्स इन इंडिया, मतलब एजुकेटर्स की काफ़ी डिमांड है हिंदुस्तान के अंदर, टीचर्स की काफ़ी डिमांड है हिंदुस्तान के अंदर। जैसे अगर मैं आईआईटी और एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, तो यहाँ पे हाफ ऑफ फैकल्टी पोजीशंस जो हैं, 50% जो टीचर्स की पोजीशंस हैं वो वैकेंट हैं, मतलब 50% वैकेंसी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में कितनी डिमांड है टीचर्स की, एजुकेटर्स की, कि 50% वैकेंसीज हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, आईआईटीज़ में, एम्स में, और स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर तो ये 50% से भी ज़्यादा है रेशो, मतलब इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं हमारे देश के अंदर। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है आपके लिए ये अच्छा बन जाता है। उसी के साथ साथ डिसेंट सैलरी आपको मिलती है, डिग्निफाइड लाइफ आपको मिलती है, जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती है अगर आप एक टीचर बनते हैं, एक लेक्चरर बनते हैं, एक प्रोफेसर बनते हैं। अब कैसे बनना है, देखो सबसे पहले आपने अगर सिंपली बीए की है, राइट, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री आपके पास है। अब अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, मतलब एक 10th के स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं, राइट, या फिर 8th के स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं, सिंपली अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले बीएड करनी है। बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप किसी भी कॉलेज से जो है वो बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद जब आपके पास बीएड की डिग्री हो जाती है, इसका मतलब आप स्कूल्स के अंदर पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। उसके बाद आपको एक हमारा इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो देना होता है। हमारा नहीं, मतलब सरकार का, या किसी हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग इंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, भर्तियाँ निकाली जाती हैं, पोस्टें निकाली जाती हैं टीचर्स के लिए, तो उसका इंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है। और अगर आप इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप बन जाते हैं एक स्कूल टीचर। तो स्कूल टीचर बनने का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले आपके पास बीए होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास बीएड होनी चाहिए, और उसके बाद आपको एग्ज़ाम पास करना है। जो भी आपके स्टेट के अंदर जो टीचर के लिए वैकेंसीज आई हैं, पोस्टें आई हैं, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उसको आपको पास करना होता है। उसके बाद आप स्कूल टीचर बन जाते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आपको 30,000 के आसपास जो है वो मिल जाती है, और ये बढ़ के 1 लाख 1.5 लाख तक भी जाती है। उसके बाद अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो लेक्चरर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। लेक्चरर बनने के लिए आपको सबसे पहले बीए के बाद मास्टर्स करना होगा। मतलब आपको किसी एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री करनी है, पीजी करनी है, या फिर आप इग्नो से भी इसको कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट मास्टर्स भी आप कर सकते हैं, डिस्टेंस से आप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बीए करने के बाद आप सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दें, सीयूटी पीजी, और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रेपरेशन करें, और सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। और आपकी मास्टर्स की डिग्री एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ करती है, आपका नॉलेज इन्हेंस होता है, आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, मान लो मैंने बीए कर ली है, अब मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करना चाहता हूं, एमए करना चाहता हूं, तो मेरे लिए ये बेटर रहेगा कि मैं सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दूं। और अगर मैं रेगुलर पढ़ना चाहता हूँ, सीयूटी पीजी का मैं एग्ज़ाम दूं, यहाँ पे मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, और अगर मेरे को जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, अगर वहाँ से मैं मास्टर करता हूँ, इसका मतलब मेरे लिए कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। क्योंकि जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटी से अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आप काफ़ी नॉलेजेबल हो जाएंगे, आपका नॉलेज इन्हेंस होगा, आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी, आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी।
तो अगर आप रेगुलर एमए करना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा बीए के बाद आप सीईटी पीजी का एग्जाम दें, अच्छे मार्क्स इसमें हासिल करें और अच्छी सी यूनिवर्सिटी आपको मिले, वहां से आप मास्टर्स करें। अब मास्टर्स आपकी हो गई है, उसी के साथ साथ आपको बीएड भी करनी है। हालांकि बीएड ऑप्शनल है, आप चाहें तो बीएड कर लें, अगर आप चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, इसको ये ऑप्शनल है। तो एमए की डिग्री आपके पास है, बीएड अगर आप चाहें तो कर लें, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप मत करें। तो बीएड ऑप्शनल है। और उसके बाद आप एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, जो भी अलग अलग स्टेट्स में जो है वो इंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब लेक्चरर की पोस्टें निकाली जाती हैं और उन लेक्चरर की पोस्ट्स के लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है। उस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, राइट। अगर पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर आप बनना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप बन जाते हैं लेक्चरर। तो बात समझ आई। लेक्चरर बनने के लिए क्या करना है, मास्टर्स की डिग्री हासिल करनी है। बीएड अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और आपको एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, मतलब अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग पोस्टें निकाली जाती हैं लेक्चरर की, तो वहाँ पे अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे और उसको अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप लेक्चरर बन जाते हैं। उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर आप समझते ही होंगे, जो लोग कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर उसको कहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की तो बहुत बढ़िया जॉब होती है, एक डिग्निफाइड जॉब होती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत बड़ा ओहदा होता है, राइट। सैलरी भी बहुत डिसेंट होती है, अच्छी सैलरी होती है, 2-2.5 लाख तक जाती है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या करना है, आपको मास्टर्स जब आप कर रहे थे, मतलब जब आप एमए कर रहे थे, मास्टर्स करते वक्त ही आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है। नेट जेआरएफ बेसिकली एक एग्ज़ाम होता है जो आपको मतलब नेट जेआरएफ एक एग्ज़ाम होता है। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मान लो आप एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे, तो आपको एमए करते वक्त ही नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। नेट जेआरएफ का सिलेबस क्या होता है, तो वो पॉलिटिकल साइंस ही होगी उसके अंदर सारी की सारी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, आपको नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, नेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। और साथ ही साथ अगर आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, पीएचडी करते वक्त आपको 35-40 हज़ार रुपये जो है वो महीने के मिलते हैं। 35-40 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं पीएचडी करने के लिए। बात समझ आई। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि एमए करते वक्त, मास्टर्स करते वक्त ही आप नेट जेआरएफ की तैयारी भी स्टार्ट कर देना। अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब तैयार हैं। मास्टर्स करने के बाद अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो अब डायरेक्टली आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि अलग अलग पोस्टें निकाली जाती हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ मास्टर्स करने के बाद जब आपका नेट जेआरएफ भी हो सकता है, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। जब आप पीएचडी कर रहे होंगे, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा तो आपको 35-40 हज़ार रुपये महीने के मिलेंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी जो है वो आपकी फाइनेंशियली आप सिक्योर हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो पीएचडी मतलब अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, खाली आप सिर्फ नेट अगर क्वालिफाई कर लेते हैं और मास्टर्स की डिग्री अगर आपके पास है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको पीएचडी भी होना चाहिए होता है। मतलब कुछ पोस्टों के अंदर, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें निकली हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे सिर्फ मास्टर्स चाहिए हो आपकी और नेट चाहिए हो आपका। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको पीएचडी होना भी, मतलब आपकी पीएचडी भी चाहिए होती है। तो पीएचडी करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है और पीएचडी जो आपकी 3 साल की होगी, 3-4 साल की होगी, उस वक्त आपको 3 साल जो है वो 40-45 हज़ार रुपये जो है वो महीने के मिलते रहेंगे, जिससे कि आप फाइनेंशियली भी सिक्योर रहेंगे और आपकी पीएचडी भी हो जाएगी। अगर आपकी पीएचडी भी हो जाती है, अभी तो आप कंप्लीटली तैयार हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन इवन कि मास्टर्स करके और नेट करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्राइटेरिया क्या है, मास्टर्स, नेट होना और साथ ही साथ पीएचडी भी होना। बात समझ आ गई। पीएचडी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कुछ एग्जाम्स के अंदर चाहिए होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी नहीं चाहिए होती है। तो पीएचडी इज़ आल्सो ऑप्शनल।
लेकिन नेट होना इंपॉर्टेंट है, नेट होना कंपलसरी है, मतलब आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा का सारा पॉलिटिकल साइंस से ही आता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में नेट कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, और अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट से आएगा। बात समझ आ गई। नेट जेआरएफ अलग अलग एग्जाम्स नहीं है, नेट जेआरएफ दोनों एक ही है। नेट जेआरएफ दोनों एक ही एग्ज़ाम है। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था नेट जेआरएफ का, अगर आपकी टॉप 10 में रैंक आती है, अगर आपकी टॉप 10 में रैंक आती है, तो आपका नेट भी हो जाएगा और जेआरएफ भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अगर आपकी टॉप 10 में रैंक नहीं आती है, आपकी आती है टॉप 50 में, तो आपका सिर्फ नेट होगा। बात समझ आ गई, तब आपका सिर्फ नेट होगा, जेआरएफ नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, दोनों एक ही एग्जाम है। अगर आपकी रैंक या स्कोर ज़्यादा अच्छा आता है तो आपका जेआरएफ भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है। नेट मतलब आपका जेआरएफ भी हो सकता है। अगर स्कोर थोड़ा कम है तो नेट ही होगा, अगर और कम है तो नेट भी नहीं होगा। बात समझ आई। रैंक के ऊपर डिपेंड करता है, स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिर्फ नेट हुआ है या जेआरएफ भी हुआ है। नेट आपका सिर्फ अगर कम स्कोर होगा नेट हो जाएगा आपका, लेकिन जेआरएफ भी अगर आपका तब क्वालिफाई होगा जब आपके स्कोर और ज़्यादा है। बात समझ आ गई। तो दोनों एक ही एग्जाम है। जेआरएफ का क्या फ़ायदा है, जेआरएफ का ये फ़ायदा है कि आपको पीएचडी करते वक्त 35-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीने का मिलता है। सिर्फ अगर नेट क्वालिफाई होता है तो आपको 35-40 हज़ार महीने का नहीं मिलता है पीएचडी करते वक्त। आप सिर्फ किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्या प्रोसीजर है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स करते वक्त आपको नेट जेआरएफ की तैयारी भी करनी है और आपको कोशिश करनी है कि आपके दोनों हो जाए, नेट भी हो जाए, जेआरएफ भी हो जाए, अच्छा स्कोर आ जाए आपका। और उसके बाद आप चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते, नहीं करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाता है तो आप पीएचडी करना भी स्टार्ट कर दीजिए। और पीएचडी करते वक्त आप अगर कोई पोस्टें निकलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की तो उसके लिए फॉर्म भरा देना और उसको क्वालिफाई कर लेना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। और अगर पोस्टें नहीं निकलती हैं तो आप पीएचडी करते रहिए। और जब आपकी पीएचडी हो जाएगी तब तो आप किसी भी देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कहीं पे एग्ज़ाम होता है, कहीं पे आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एकेडमिक रिसर्चर का। जिस इंसान ने एमए किया हुआ है, नेट किया हुआ है, जेआरएफ किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, और जो इंसान और पढ़ना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, कुछ अपने से लिखना चाहता है, अपनी थियोरी देना चाहता है, अपनी फिलॉसफी देना चाहता है, तो वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकता है, एकेडमिक रिसर्चर बन सकता है। वो अपनी किताबें पब्लिश कर सकता है, वो न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स लिख सकता है, वो एडिटोरियल्स लिख सकता है, वो अलग अलग जो जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, जो अलग अलग हमारे पास वेबसाइट्स हैं, उसके लिए आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आप गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में आप काम कर सकते हैं। आप किसी के थिंक टैंक बन सकते हैं। थिंक टैंक मतलब आप स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हैं किसी के। आप एमपी और एमएलए के स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हैं कि कैसे एमपी को चुनाव लड़ना है, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी। तो आप पॉलिटिकल साइंस और एकेडमिक रिसर्चर भी बन सकते हैं, राइट। अगर आपकी ज़्यादा गहरी रुचि है सब्जेक्ट के अंदर, अगर आप फिलोसोफर टाइप बातें करते हो, रिसर्च करते हो, ज़्यादा गहरा नॉलेज रखते हो, तो आप पॉलिटिकल रिसर्चर या फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप अकेडमिक्स के अंदर अपना करियर हासिल कर सकते हैं बीए करने के बाद। स्कूल टीचर बनने के लिए बीएड होनी चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम देना है। लेक्चरर बनने के लिए मास्टर्स होनी चाहिए आपकी और एंट्रेंस एग्जाम देना है, बीएड ऑप्शनल है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका एमए होना चाहिए और नेट होना चाहिए, सिंपली मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, नेट होनी चाहिए। स्टेट का भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको हम सेट कहते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो अच्छी बात है, हालांकि नेट से काम चल जाता है। तो एमए नेट होना चाहिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन कहीं कहीं पे पीएचडी भी लगती है, तो पीएचडी आप तब करेंगे जब आपका नेट जेआरएफ दोनों हो जाएगा, क्योंकि उससे आपको पैसे मिल जाएंगे, राइट। फाइनेंशियली आप सिक्योर हो जाएंगे। आप पढ़ रहे हैं, महीने का आपको 40-50 हज़ार रुपये मिल रहा है, उस टाइम पे आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एकेडमिक्स में करियर हासिल कर सकते हैं। और एकेडमिक्स में करियर हासिल करना इज़ फॉर बेटर देन कि आप रैट रेस में आ जाएं। मतलब आज के टाइम पे स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी एग्जामिनेशंस, जेकेएसएसबी एग्जामिनेशंस। सो वो जो प्रेपरेशन है, वो जो आप बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी को जो है वो एसआई बनना है, किसी को जो है वो कांस्टेबल बनना है, किसी को एसएससी जीडी में जाना है, वो रैट रेस है। हज़ारों लाखों की संख्या से एस्पिरेंट्स उसमें भरे हुए हैं, उसमें मत जाना, क्योंकि उससे अच्छा है आप एकेडमिक्स में जाओ।
एकेडमिक्स एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं भी होता है तो पढ़ा तो सकते हो ना, आप ट्यूशन तो दे सकते हो ना, प्राइवेट स्कूल्स को तो ज्वाइन कर सकते हो ना। अभी मेरी 20 साल उम्र है, राइट नाउ आई एम ऑफ 20, आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब से मैं अच्छा खासा अर्न कर लेता हूँ। मैंने मेंबरशिप लगा के रखी हुई है, 30-40 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाता है। उसी के साथ साथ मैं लेक्चरर हूँ एक प्राइवेट स्कूल के अंदर, उधमपुर के अंदर। मैं ट्यूशन्स देता हूं बच्चों को। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, पढ़ाने की स्किल्स हैं, तो बेसिकली उससे आप कभी भी खज्जल नहीं होंगे, चाहे आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हों, क्वालिफाई नहीं हो। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मतलब अभी रिसेंटली मेरा बीए हुआ है, और मैं पीजीटी टीचर हूं, मतलब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं 11th-12th वालों को, जिसके लिए मास्टर्स की डिग्री चाहिए होती है। तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि मेरे पास स्किल्स हैं, आई हैव टीचिंग स्किल्स, आई हैव नॉलेज, आई एम एबल टू कन्वे द थिंग्स टू द स्टूडेंट्स, आई एम एबल टू clarify the doubts and concepts of the students, I can make the things simpler, easier. So ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर आप टीचर और इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स खोल लीजिए, जहाँ पे आप पढ़ाना स्टार्ट करें, एटलीस्ट बोलना सीखें, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी हों, लोगों को समझाने का तरीका अच्छा हो, बच्चों को ट्यूशन दीजिए कहीं पे जाके। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए ये चीज़ें, क्योंकि जब अभी से आप स्टार्ट कर दोगे पढ़ाना तो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड। आपके पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है पढ़ाने का, बोलने का, चीज़ों को समझाने का, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप एकेडमिक्स में करियर अपना परस्यू कर सकते हैं आफ्टर बीए, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको आप ये चाहते हो कि किसी और टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं कि आप यूपीएससी कैसे कर सकते हैं कॉलेज के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, बीए के बाद, या फिर बाकी आप करियर ऑप्शंस को कैसे परस्यू कर सकते हैं, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं वो सब पढ़ूंगा और चेक करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।